नमस्कार, तिब्बत टीवी में स्वागत है। आज के हमारे विशेष बातचीत में हम कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री अरविंद निकोसे जी और श्री अमृत जोशी जी के साथ तिब्बत मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप दोनों तिब्बत के अहिंसक आंदोलन के लंबे समय से समर्थक रहे हैं और अरविंद जी कोर ग्रुप के पश्चिम क्षेत्र के राष्ट्रीय सह संयोजक है और अमृत जोशी जी कोर ग्रुप के दक्षिण क्षेत्र के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। आप दोनों का तिब्बत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा और आपका तिब्बत के इस मुद्दे से कब और कैसे जुड़ना हुआ। सबसे पहले हम अरविंद जी से शुरू करते हैं। जी, मैं अरविंद निकोसे वर्धा महाराष्ट्र से हूँ। मैं तिब्बत के मुद्दे से जुड़ना लगभग 96-97 से थोड़े एक्टिवली मैं जुड़ा हूँ। उसके पहले हम तिब्बत के सवाल के बारे में सुने थे, न्यूज़पेपर के माध्यम से तिब्बत का सवाल क्या है ये थोड़ा बहुत तो जानते थे, लेकिन 1996 में जो 96-97 की बात होगी, हमारे वर्धा से मतलब सेवाग्राम श्री गांधी जी की पावन भूमि से सेवाग्राम से तिब्बत की समस्या को लेकर एक तिब्बतियों का 30 मार्च निकला था सेवाग्राम से दिल्ली। उस वक्त सेवाग्राम से ऐसा कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है। हम एक सोशल मूवमेंट में एक एक्टिविस्ट होने के नाते हम वहां गए, हमने जानने की कोशिश की ये क्या है। तो तब हमें मालूम पड़ा है कि एक तिब्बत की समस्या का, तो फिर हमने उस वक्त हमारे जिस तरफ से जो भी उनको मदद होना था वो मदद किए। हम एक्टिवली वो 20 मार्च में नागपुर तक सम्मिलित हुए। तो वहां से हमारा एक एक्टिवली एक तिब्बत के मुद्दे पे से जुड़ाव रहा। नागपुर तक हम गए, फिर वही 20 मार्च से जिनकी अध्यक्षता में जो 20 मार्च था वो मिस्टर तावांगला करके थे, वो 20 मार्च के अध्यक्ष थे। उनसे जान पहचान हुआ, उनके माध्यम से। और जो अभी जो फॉर्मर मिनिस्टर चोखे वांगचुकला है, उस 20 मार्च के सेक्रेटरी थे। इन लोगों से ताल्लुकात हुए। नागपुर तक हम एक्टिवली उस 20 मार्च में पार्टिसिपेट हुए। जब वो 20 मार्च दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में भी हमें बुलाया गया। 20 मार्च का जो क्लोजिंग ये था, हम दिल्ली आए और उसके बाद में धर्मशाला भी गए। तो इस माध्यम से वो तिब्बत की समस्या को थोड़ा डीपली जानने का ये हुआ। और उसके पहले भी जब एक आम्बेडकरी आंदोलन से जुड़ा होने के नाते राम मनोहर लोहिया जी का, जयप्रकाश नारायण जी के इनके विचारों को सुनते हुए तिब्बत की समस्या को और गहराई से जानने का मौका मिला। और फिर वो 96 के बाद भी हम एक्टिवली इस मुद्दे से जुड़े। वर्तमान में हमारे तब मेरे तरफ एक कोर ग्रुप का एक वेस्टर्न रीजन का कन्वीनर की जिम्मेदारी हमारी तरफ है। ये वेस्टर्न रीजन में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात ये पार्ट आता है। कोर ग्रुप के माध्यम से ये इन क्षेत्रों में जो भी सपोर्ट ग्रुप्स है तिब्बत के सवाल पर लेकर काम करते हैं, वो आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेशन हो और इन क्षेत्रों में तिब्बत की समस्या का एक जनमानस में कैसा अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। और कोर ग्रुप का भी काम ये है कि सपोर्ट ग्रुप का और दिल्ली ऑफिस का, धर्मशाला ऑफिस का एक बेटर कोऑर्डिनेशन रहे। यही हमारी कोर ग्रुप के माध्यम से जिम्मेदार रहते हैं। और एक नेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत सपोर्ट ग्रुप हमने जो खुद वर्धा में फॉर्म किया था, उसका एक जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हम भी एक अपने सपोर्ट ग्रुप के तरफ से एक अलग अलग ढंग से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तिब्बत के मुद्दे पे एक जन चेतना निर्माण करने का काम करते हैं। और महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, एमपी हो, जो अलग अलग विचारधाराओं पर काम करने वाले सामाजिक संगठन हो, राजकीय संगठन हो, उनके प्लेटफॉर्म से भी तिब्बत का मुद्दा कैसा हाईलाइट किया जाए, इसके लिए कोशिश करते रहते हैं। और यहाँ पर भी जो
सम्मेलन होते हैं, कोई धम्म परिषद होती है या अम्बेडकरी साहित्य सम्मेलन होते हैं, वहां तिब्बत का कोई एक स्पीकर हो, एक वक्ता हो, ताकि वहां सम्मिलित हो और तिब्बत की जुबा से ये तिब्बत का समस्या क्या है ये यहाँ के आम आदमी को पता चले, इसके लिए भी कोशिश करते रहते हैं। इसके पहले ग्यारी डोलमा जी को आए थे इधर, अब वर्तमान सिकियांग पेन्पा सिरिंग जी भी आए थे। तो ये सब माध्यम से हम एक तिब्बत का मुद्दा जनमान पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इतना ही। और अमरुद जी, आपका परिचय और तिब्बत मुद्दा से आपका कब और कैसे जुड़ना हुआ है? जी तेंजिन जी, ऐसा है कि मेरा तिब्बत के मुद्दे के साथ या तिब्बत के विषय के साथ जुड़ना तो एक क्या कहते हैं कि आकस्मिक एक गतिविधि जिसको हम कहते हैं। इट वाज नॉट प्री डिसाइडेड या फिर ऐसा कुछ नहीं था। वो एक संयोग के कारण से मैं तिब्बत के आंदोलन के साथ जुड़ा रहा। क्या है कि इन द ईयर 2003, मेरे ख्याल से इन द ईयर 2003 में मैं एक कार्य निमित्त हुबली में एक ऑफिस में बैठा था। तो जिस व्यक्ति से मुझे मिलना था वो लगभग 2 घंटे देरी से पहुंचने वाले थे वहां पे। तो उनके लिए प्रतीक्षा में बैठा था। तो उस समय कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्य देख रहे थे, जो मंगेश बेंडे जी है, वो वहां पर पहुंचे। तो पहले से परिचय था, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो मैंने कहा कि किसी से मिलना है। वो लगभग 2 घंटे के बाद यहाँ पर पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो 2 घंटे का तो समय है, तो थोड़ा बहुत यहाँ जाकर आएंगे हम। तो मैं उनके साथ चला। तो दोनों हम मिलकर गए। मुझे पता नहीं था कि कब कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम गए तो गए डोगुलिंग सेटलमेंट गए, मुंडगोड में। तो वहां पर उनका जाने का मकसद यही था कि अगले महीने मतलब दिसंबर में हम गए थे, तो जनवरी आसपास में माननीय डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी और तत्कालीन तिब्बती यूथ कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष थे तेंजिन सामफेल, उनका प्रवास तैयार था। तो वहां पर इस दृष्टि से आने वाले थे। तो उसके संबंध में एक बैठक थी, तैयारी बैठक वहां पर चल रही थी। तो मैं तो मतलब अनइनवाइटेड गेस्ट था उस बैठक के लिए। तो ऐसे में कैजुअली चला गया उस बैठक में। तो वहां पर बैठक के बाद भारतीयों की ओर से किसी को इस कार्य को थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट कर उस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने की दृष्टि से एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो मंगेश जी ने कहा कि मेरे साथ जो आए हैं वही इस काम को देखेंगे। तो ऐसे करके मैं तिब्बत के उस आंदोलन के साथ बिन अनजाने में जुड़ गया। तो इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा। तो ऐसे जुड़ने के बाद लगभग फ्रॉम 2003 आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द टिबेटन मूवमेंट एज सच। प्रारंभ के दिनों में बहुत कठिनाई थी, वैसे भाषा की कठिनाई थी। देखने में सब लोग एक ही तरह जैसे लगते थे। विशेषकर अपने सेटलमेंट तो लामाओं की संख्या काफी बड़ी मात्रा में है, तो उनको पहचानने में भी दिक्कत होती थी। इन सब में ऐसे में कार्य चलता रहा पिछले 2 दशकों से। तो ऐसे अपना जुड़ाव भारत के जो तिब्बत की विषय को लेकर मेरा जो जुड़ने का जो प्रक्रिया है ऐसी चली। और दूसरा भी कारण था कि इसमें रुचि एक लगते मतलब समय चाहते चलते इसमें रुचि भी आने लगी। कारण था कि मैं शिक्षा दीक्षा से मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन व्यवसाय की दृष्टि से मैं एक पत्रकार था उस समय। तो 15 साल मैंने पत्रकारिता की, बहुभाषा जो न्यूज एजेंसी थी हिंदुस्तान समाचार से जुड़ा रहा। फिर कन्नड़ की प्रसिद्ध दैनिक होसलेगंता में मैं ब्यूरो का प्रमुख रहा। तो पत्रकार होने के नाते से तिब्बत का एक मुद्दा भी ऐसे था जो मतलब प्रमुख मुद्दा तो था, लेकिन राष्ट्रीय जो मेन स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं, उस मेन स्ट्रीम में कहीं ना कहीं ये मुद्दा ज्यादा छा नहीं रहा था। तो ये भी कारण था कि उस पर ज्यादा थोड़ा बहुत अध्ययन करना, फिर उसके बारे में जो माइन्यूट डिटेल्स जिसको हम कहते हैं, इन माइन्यूट डिटेल्स को भी थोड़ा परखना। ऐसे करते करते तिब्बत के विषय में मेरी रुचि भी बढ़ती गई। तो ऐसे करते 10-15 साल में लगता लगा कि तिब्बत मेरा अंग में मतलब इट इज पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल, इट बिकम पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल। तो ऐसे मैं तिब्बत के साथ जुड़ा हूँ और लगभग मैं क्या जैसे 2003 के दिसंबर से अब तक इस कार्य के साथ जुड़ा हूँ। एक संयोग और भाग्यशाली भी मैं मानता हूँ कि परम पावन दलाई लामा जी की नेतृत्व के जो एक भारत की आध्यात्मिक परंपरा थी, उस आध्यात्मिक परंपरा के साथ मुझे भी जोड़कर कुछ थोड़ा बहुत सेवा करने का जो मौका मतलब इस कारण से मुझे मिला, ये अपने आप को मैं भाग्यशाली मानता हूँ। और मतलब जिसको मैंने कहा कि लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल होने के कारण ये लाइफस्टाइल जिंदगी भर का रहता है, कोई मतलब अदल बदल नहीं होता है। तो तिब्बत का मुद्दा भी मेरे दृष्टि से एक जीवन की तपस्या के रूप में ही मैं इसको देखता हूँ और उसमें साधना करने की एक अपेक्षा रखते इस कार्य के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। आ, आप दोनों का तिब्बत मुद्दे के संबंध में जो जुड़ना है, जुड़ाव है, रुचि है, वो अनेक प्रकार के माध्यमों से जुड़ना हुआ है। और उसी प्रकार तिब्बत के इस प्रश्न को जोड़ते हुए आप लोगों ने तिब्बत के
प्रश्न को लेकर भारतीय जनमानस में जिस प्रकार से जागरूकता बढ़ाया है, उसके लिए हम एक तिब्बतियों की ओर से आपको आभार प्रकट करते हैं। अब उसी के तहत हम अभी अमृत जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका जिम्मेदारी जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक और दक्षिण भारत के जितने राज्य है उसका जिम्मेदारी दी गई है, और हमारे तिब्बतियों का सबसे ज़्यादा शरणार्थी जो है वो दक्षिण भारत के बाइलाकुप्पी, मोनगोड, हुंगसूर, कोलेगाल में है। तो स्थानीय स्तर पर तिब्बतियों और जो भारतीयों के जो संबंध है वो कैसे संबंध रहा है, उस पर आप कुछ अपना राय दे हाँ, दीजिए। तो लगभग 60 साल ही हो गए तिब्बतियों को भारत में मतलब शरणार्थी के रूप में मतलब यहाँ पर रहते हुए। और प्रारंभ के दिनों में शायद उत्तर भारत के कई हिस्सों में उनको बसाया गया, लेकिन धीरे-धीरे दक्षिण में जब बसाने की बात हुई, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे निजलिंगप्पा जी ने, उन्होंने काफ़ी मदद की इस विषय को लेकर, और सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स कर्नाटक में बने उसका उन्होंने मतलब व्यवस्था की। तो इस कारण से तिब्बतियों की संख्या दक्षिण भारत में ज़्यादा है, और सेटलमेंट्स के नंबर्स की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये संख्या भी ज़्यादा है। तो सहज रूप से ये होता है कि जब उत्तर भारत के जो सीमावर्ती प्रदेशों में जितने भी सेटलमेंट्स बने हो, उनके लिए तिब्बतियों का चेहरा उतना इट इज़ नॉट न्यू फॉर देम। शायद वो लद्दाखियों को देखे होंगे, फिर अरुणाचल में शायद फेशियली जिसको हम कहते हैं, उनके लिए वो नए लोग नहीं थे। लेकिन दक्षिण भारत में जैसे ये लोग पहुँचे, हम लोगों के लिए भी मतलब जो दक्षिण भारत के जितने भी जहाँ पर भी सेटलमेंट बने, या फिर आम कर्नाटक या तमिल यहाँ के जो सामान्य लोग हैं, इनके लिए ये नए लोग थे वैसे। तो और दूसरी तरफ जितने तिब्बती यहाँ पर आकर बसे दक्षिण भारत में, उनके लिए ये प्राकृतिक रूप से एक टोटली जिसको हम कहते हैं विपरीत परिस्थिति जिसको हम कहते हैं, उस परिस्थिति में उनको बसना था। लेकिन उनको जो बसने के लिए जो समय लगता है, वो भी थोड़ा ज़्यादा ही लगा। उत्तर भारत में जितना समय लगा उससे थोड़ा अधिक समय इनको मतलब उसके मतलब वातावरण को अपने हिसाब से बनाने के लिए समय लगा। तो ज़्यादा इंटरेक्शन उस समय में नहीं हो पाया, क्योंकि जो सामान्य भारतीय था, जो स्थानीय लोग था, वो एक समझता था कि ये लोग कोई दूसरे देश के हैं, अपने देश में रह रहे हैं। और तिब्बतियों की दृष्टि से उनको अपनी ओर से जो व्यवस्था करनी थी सेटलमेंट की दृष्टि से, उसमें वो ज़्यादा उपस्थित थे। इसके लिए दोनों के समुदाय के बीच में जो संपर्क और जो समन्वय की जो आवश्यकता थी या फिर सहज रूप से होना था, वो उसमें थोड़ी देरी हो गई। दूसरी तरफ तिब्बतियों को ज्यादातर अपने जो कर्नाटक में या फिर जितने भी लोग देखते थे, उनसे पहले थोड़ा अपने यहाँ पर गोरखा लोगों का मतलब उनके साथ संपर्क रहे, क्योंकि कर्नाटक के बहुत से शहरों में ये जो गोरखा उनकी संख्या काफी है, पहले से है। तो सामान्य लोग ये नहीं भी सोचने लगे कि इनसे जुड़े हुए लोग हैं, तिब्बती भी गोरखा ही लोग हैं। तो और ज्यादा से ज्यादा ये लोग समझते थे कि ये तो गोरखा नेपाली लोग हैं, भारत मतलब भारत में आए हैं, और मुंडगोड से लेके कर्नाटक, बैंगलोर, मैसूर जहां पर भी स्वेटर बेचने वाले लोग हैं। केवल इतना तक ही हमारी जानकारी उनके साथ मतलब जानकारी को दृष्टि से अगर देखा जाए, केवल इतना ही जानकारी थी। लेकिन जब से परम पावन जी का आना जाना हो गया, फिर उनकी एक मतलब दुनिया भर में उनकी एक पहुंच बनी, फिर उसके कारण से उनकी एक क्या कहते हैं प्रेस्टिजियस सीट जिसको हम कहते हैं, उसका कारण से उनका प्रभाव भी ज्यादा बढ़ने लगा। तो स्थानीय रूप से इस विषय को लेकर या फिर तिब्बतियों के बारे में थोड़ा बहुत रुचि या फिर उसको देखने की मतलब उनको पहचानने की वो तो परिभाषा ही बदलने लगी। तो ऐसे करते-करते आज अगर हम कहें तो ये गर्व के साथ कहना पड़ता है कि दक्षिण भारत में जितने भी 3 मोनास्टिक यूनिवर्सिटीज़ जो बने हुए हैं, इसके कारण से आज पूरे विश्व भर में जितने भी बौद्ध मतावलंबी हैं, विशेषकर जो महायान के हैं, वो सब दक्षिण भारत में आते हैं, विशेषकर कर्नाटक में आते हैं, मुंडगोड में आते हैं, बाइलकुप्पी में आते हैं। तो इसके कारण से पूरे कर्नाटक में अब तिब्बतियों के बारे में, सेटलमेंट्स के बारे में जानकारियों को मतलब जो बेसिक जानकारी जिसको हम कहते हैं, उस बेसिक जानकारी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी जानकारी है दोनों तरफ से। जैसे दोनों समुदाय के बीच में संबंधों के बारे में अगर कहें तो इंटरडिपेंडेंसी है दोनों के बीच में, तो इसलिए ज़्यादा मतलब कोई गलत घटनाएँ भी नहीं होती है घटी हुई है वहाँ पे, या फिर कोई तनाव की स्थिति भी नहीं हुई है। हो गए 2-3 घटनाएँ जो किसी अन्य कारण से हुई होंगी, लेकिन मूल रूप से दोनों इंटरडिपेंडेंट कम्युनिटी होने के नाते से एग्रीकल्चर के विषय में लेकर, कंस्ट्रक्शन के विषय को लेकर, दोनों की सुख सुविधा, सेवा के विषयों को लेकर, इनके बारे में अच्छा संबंध है दोनों मतलब भारतीय समुदाय और तिब्बती सेटलमेंट। विशेषकर जो आजकल जो कोरोना की स्थिति में जितने भी सेवा कार्य चल रहे हैं तिब्बती सेटलमेंट के अंदर, उसमें भारतीय भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, और तिब्बती जनसंख्या जितने भी लोग हैं वो भारतीय शहरों में भी मतलब जो आसपास के गांव हैं, वहां पर जो रिलीफ एक्टिविटीज चल रही है उन पर सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
इसके लिए संबंध की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संबंध काफी अच्छे हैं और बढ़ रहे हैं संबंध दोनों को ठीक मतलब समझने की बात अलग है, ठीक ढंग से समझने की जो प्रक्रिया चालू होनी थी वो प्रक्रिया अब प्रारंभ हुई है और केवल एक शरणार्थी रूप में नहीं या फिर स्वेटर बेचने वालों के रूप में नहीं, इससे बढ़कर भी तिब्बतियों को समझने की एक प्रक्रिया अब कर्नाटक में कम से कम तो शुरू हुई है। तो जैसे कि अरविंद जी, अमरुद जी कर्नाटक के रहने वाले हैं, जहां हमारे तिब्बतियों के सबसे ज़्यादा शरणार्थी बसे हुए हैं। अब उसी प्रकार आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और तिब्बतियों अधिकतर सर्दियों में महाराष्ट्र में स्वेटर व्यापारी के लिए जाते हैं। तो इस दौरान हमारे तिब्बत समर्थकों की ओर से उनके प्रति जो सहयोग है, समर्थन है, योगदान है, वो कैसे रहा है, उस पर आप कुछ अपना राय दे दीजिए। जी, यहाँ महाराष्ट्र में पर्टिकुलर मेरे गांव में भी, वर्धा में भी एक बेलाकुपी मुनगोड़ कैंप से आते हैं तिबेटन स्वेटर सेलर्स, और महाराष्ट्र में भी काफी लोग आते हैं। उनका व्यवहार काफी ठीक रहता है समर्थकों के तरफ से, हम तिबेट सपोर्ट ग्रुप के तरफ से भी। उनको कुछ समस्या रही, कभी जगह का प्रॉब्लम होता है, कभी परमिशन का प्रॉब्लम होता है, तो वो सब समस्या के लिए वो भी हमारे से कांटेक्ट करते हैं। हमें कुछ उनकी समस्या पता होगी, हम भी उनसे कांटेक्ट करते हैं, पूरी सुलझाने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं के माध्यम से जहां जहां एक स्वेटर सेलर्स आते हैं, वहां की भी जनता में जनचेतना करने का, कुछ प्रोग्राम लेने का, छोटा मोटा एक आदि कई परिचर्चा लेने का काम, उसमें भी काफी वो सहयोग करते हैं। उन्हीं के माध्यम से शायद आप भी थे पुणे में, हमने उन्हीं के माध्यम से पुणे में एक 2 दिन का कार्यक्रम लिया था। जब चुक्योंग जी कोऑर्डिनेटर थे आईटीसीओ के, उनकी प्रमुखता में एक औरंगाबाद में हमने एक रीजनल कॉन्फ्रेंस लिया था, और लास्ट ईयर बॉम्बे में भी एक कार्यक्रम लिया था। तो ये करके जो तिब्बती समुदाय है, और यहाँ काफी पूरे देश से यहाँ आते हैं, और तिब्बती समुदाय सिर्फ स्वेटर बेचने का ही काम नहीं करता यहाँ पर। तो जब वो सर्दियों में स्वेटर बेचने आते हैं तो अपना आंदोलन भी कैसा आदमी तक जाए, इसके लिए भी वो कोशिश करते रहते हैं। और ये जो उन्होंने एक आंदोलन का जो कल्चर है क्या, कि यहाँ पर भी हम जो हमारे भारत में भी जो आंदोलन का ये देखते हैं कि यहाँ का आदमी वो आंदोलन से जुड़ने वाला एक अलग तबका होता है। दूसरा तबका आम आदमी कभी कि ये वो बोलता है कि नहीं ये उनका काम है, हमें क्या लेना है। लेकिन तिब्बती के हर एक तिब्बती यहाँ पे जितना भी होता था कि ये पूरी मेरी समस्या है, मेरी जिम्मेदारी है। या सर्दियों में दुकान लगाने भी आएगा वो तो अपनी समस्या को लेके आता है, आदमी तक पहुंचाता है। तो ये काफी सीखने लायक तिब्बती समुदाय से हमें मिला है, और यहाँ लोग भी उनकी तारीफ करते हैं। उनका ये व्यवहार देखकर लोग भी उनसे जुड़ते हैं, और धीरे धीरे सब जानने लगे। जैसे अमरुद जी ने भी बोला कि वो जो इनको एक नेपाली करके, गुरखा करके हम जानते थे। मैं भी उन्हें पहले, जब हम छोटे थे, ये नेपाली है, लेकिन ये तिब्बती लोगों का ये जो कमिटमेंट है अपना आंदोलन की तरफ से, और उनकी जो जिद है उनमें, अब यहाँ उल्टा हो रहा है। कभी कभी हमें ऐसा एग्जाम्पल देखने मिलता है कि कोई लद्दाखी आए, कोई मणिपुरी आए, तो यहाँ का आदमी होता है ये तिब्बती जा रहा है। तो ये जो चेंज है, ये तिब्बतियों के व्यवहार से आया है। उन्होंने का जो कल्चर उन्होंने डेवलप किया, उनका जो कमिटमेंट है आंदोलन के पीछे, उन्हीं में से ये बात आई। और यहाँ काफी कोऑपरेटिव रहते हैं। बाकी कभी कभी उनका सर्दियों में जब वापस जाते हैं तब कुछ उनका माल बचता है, कुछ स्वेटर बचते हैं, तो कुछ जरूरतमंद लोगों को, पीड़ित लोगों को, गरीबों को देने का तब भी काफी कांटेक्ट करते हैं। हम भी उनसे मदद करते हैं, और उनको ये मुफ्त में देने का वो कैंप भी करते हैं। थोड़ा सा एक सोशल इसमें भी, यहाँ पर भी जो कार्यक्रम होते हैं विविध आंदोलनों के, उनमें भी पार्टिसिपेट होते हैं। तो एक पूरा एक काफी उनसे एक अच्छा लगाव रहता है समाज। अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि अरविंद जी, आपने कहा कि आपके तिब्बत के आंदोलन से जोड़ने के बाद आपको नेशनल कैंपेन फॉर फ्री तिब्बत सपोर्ट का जिम्मेदारी भी, महासचिव का जिम्मेदारी भी दी गई है। तो आपके नेतृत्व में अपने स्थानीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम किया है, और विशेष रूप से अंबेडकर राइट्स के जो पवित्र दिन है दीक्षा भूमि, उसके दौरान आपके द्वारा एक बाइक रैली का
आयोजित हर साल आयोजित करता रहता है। तो इससे अंबेडकर के जो राइट्स है, उन अंबेडकरियों में तिब्बत के प्रश्न को लेकर के कितना जागरूकता बढ़ी है। जिसमें काफी सारी जागरूकता आई कि डॉक्टर आम्बेडकर एक तिब्बत के बहुत बड़े सपोर्टर थे, और उन्हीं ने जो आते कि जो 1962 का जो वार है वो बाबा साहब की भविष्यवाणी थी, जो बाबा साहब ने जो नेहरू जी को उस वक्त चेताया था कि चाइना को रिकॉग्नाइज करने के बजाय तिब्बत को रिकॉग्नाइज किया जाए, अन्यथा इसके जो परिणाम है, जो बुरे परिणाम है अपने देश पर आएंगे। तो वो एक कड़ी को लेके यहाँ का हर एक आम्बेडकरी आदमी तिब्बत के मुद्दे से जुड़ा है कि ये हमारे जो डॉक्टर आम्बेडकर भी इसके सपोर्टर थे। इस भावना को लेते हुए हर एक आम्बेडकरी आदमी यहाँ का वो जुड़ा हुआ है। जो दीक्षा भूमि में हर साल जो दशहरे के दिन में जो इकट्ठा होते हैं लोग, वह हमने काफी सालों से एक वर्धा से नागपुर तक बाइक रैली निकालते हैं, और दीक्षा भूमि में जो 3 दिन लोगों का जो जमा हो रहा इकट्ठा लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर एक अवेयरनेस कार्यक्रम हम चलाते हैं। आप भी कई बार वहां पार्टिसिपेट हुए हैं। तो लाखों की तादाद में वहां जो लोग आते हैं, तो वह हर एक आदमी वहां का फिर अपने स्टॉल पर आके जो ये क्या समस्या है, हम भी तो रात रात भर जाकर वहां पे लोगों को मतलब अवेयर करने की कोशिश की है। लोगों में तिब्बत का मुद्दा क्या है, अलग अलग कैंपेन भी चलाया है। तो ये जो 8-10 सालों से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उससे महाराष्ट्र में काफी जन जागृति हुई है, और जो हमारा लिटरेचर भी लोगों तक गया है पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, तो दीक्षा भूमि पे आने वाला आदमी हर एक पूरे भारत के कोने कोने से आता है। तो वहां से कई बार हमें फोन भी आते हैं कि आपका ये जो परिचय हमें मिला, ये क्या समस्या है, हम इससे जुड़ना चाहते हैं। तो ये बाइक रैली और जो दीक्षा भूमि का हमारा कैंपेन चलता है, उससे काफी सारा असर पड़ा और एक अच्छा प्रभाव आंदोलन के लिए एक अच्छी बात साबित हुई। और ये आप आगे भी भविष्य में भी निरंतर ऐसे ही जागरूकता बढ़ाते रहेंगे। अब अमरुद जी जैसे कि अरविंद जी कोर ग्रुप के साथ साथ नेशनल कैंपेन फॉर फ्री तिब्बत से भी जुड़ा है, एक संगठन से भी। उसी प्रकार आप कोर ग्रुप के दक्षिण भारत के राष्ट्रीय सह संयोजक के साथ ही साथ आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के भी कार्यकारिणी सदस्य में भी हैं। तो आपके द्वारा तिब्बत के प्रश्न को लेकर स्थानीय स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और विशेषकर दक्षिण भारत के अन्य राज्य हैं जैसे कि केरल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु हुआ, वहाँ पर तिब्बत मुद्दे को लेकर लोगों में कितना जागरूकता मतलब कि है आज के समय? जी, तो जैसे कि प्रारंभ में मुझे कैसे करके इट वाज नॉट एन नेचुरल, मतलब इट वाज नॉट अ प्री प्लान्ड जैसे हम कहते हैं। तो मुझे तिब्बत के विषय को खुद को समझने में काफी समय लगा कि एक विषय क्या है, मायने क्या है इसके परिणाम क्या है, किस कारण से भारत में है, इसको मुझे समझने में भी काफी समय लगा। तो जैसे कि विषय को लेकर मेरी समझ बढ़ती गई, तो मैंने इस विषय को एक अलग दृष्टि से देखने का एक प्रयास किया कि जैसे विषय इतना गंभीर भी है और इसका व्यापकता इतनी है कि भारत के जितने भी लोग हैं उनको अपने अपनी रुचि के अनुसार हम तिब्बत के विषय को उनको पहुंचा सकते हैं। ये मैंने इसको देख लिया है। जैसे कि भारत के कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में रुचि रखता है, तो इसको तिब्बत की जो आध्यात्मिक स्वरूप है और उस कारण से तिब्बत की समस्या क्या है, उस दृष्टि से उसको समझाने की हमने कोशिश की। किसी को लगता है तिब्बत की जो कला एवं संस्कृति, जो कभी न कभी भारत से ही जुड़ा हुआ एक कला संस्कृति है, उसमें रुचि रखता है, तो उसके कला और संस्कृति को लेकर हम उसको तिब्बत के विषय के साथ जोड़ने का प्रयास हमने किया। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं को हमने वहां पर मतलब चिन्हित किया है, जिसके कारण से चाहे जो भी वो हमारे संपर्क में आता है, उसको उसी के रुचि के द्वारा हम तिब्बत के विषय को उसको समझाने का एक प्रयास हमने किया है। तो इसके कारण से जितने भी कार्यक्रम जो हमने किया है यहाँ पे, विशेषकर कर्नाटक में, बाकी सब राज्यों में किसी कारण से हम उतना कार्य नहीं बढ़ा पाए। कारण ये भी था कि दक्षिण की एक विशेष समस्या ये भी कि वहां पर भाषा की समस्या है।
तो जैसे कि कन्नड़ में मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, हिंदी में मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन जब तमिलनाडु में जाऊंगा तो मेरी मतलब तो वहां पर स्थानीय रूप से अगर लोग जुड़ते हैं तो इस विषय को मतलब दक्षिण के अन्य राज्यों में भी उसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इसके ये भी अपने कार्य को मतलब धीमी गति से ले जाने में ये कारण न बने, इस दृष्टि से हमने सोचा कि व्यक्तियों को अपने अपने रुचि के अनुसार हम कार्यक्रम करते गए, जो सामान्य रूप से हम जब करने के बाद एक उसका एक परिणाम अलग होने लगा। तो बहुत से लोग इसके साथ जुड़े, विशेषकर मैंने एक तिब्बत की जो समस्या है इसको एक एकेडमिक स्तर पर इसका विषय का चर्चा, इसके विषय के बारे में चर्चा हो, ये मेरी अपेक्षा थी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एकेडमिक सर्कल में इसकी विषय की चर्चा हो, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो चिंतन मंथन और जो इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं प्रज्ञा प्रवाह। तो प्रज्ञा प्रवाह ने इस विषय को मतलब बहुत गंभीरता से ली और उन्होंने मेरे द्वारा उपन्यास का कार्यक्रम बहुत से स्थानों पर रखा, और विशेषकर कर्नाटक के उत्तर भाग के जितने भी जिले हैं हर एक जिले में ये कार्यक्रम होने लगा। तो ये कार्यक्रम अवेयरनेस को लेकर जो सामान्य व्यक्ति को तिब्बत के विषय के बारे में परिचय परिचय करना, ये विषय का एक कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के बाद इतने सारे लोग इस विषय के साथ जुड़ गए, तो प्रज्ञा प्रवाह का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने मुंडगोड़ में किया, लगभग मेरे ख्याल से 2016 में। इस साल परम पूजनीय कुशक बकुला रिम्पोचे की जन्म शताब्दी वर्ष था। उस समय हमने यंग थिंकर्स मीट का एक कार्यक्रम हमने कर्नाटक के जो मुंडगोड़ में हमने आयोजन किया, जिसका मूल मकसद यही था कि कर्नाटक के भाग में जितने भी यंग थिंकर्स जो मतलब सोचते हैं, जो लिखते हैं और जो पॉपुलर है मीडिया पे, अलग अलग मीडिया पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, इस पर इनकी मतलब फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा है। ऐसे कुछ चुने हुए 50 लोगों की हमने 3 दिन की एक कार्यक्रम हमने किया, और उस 3 दिन के दौरान हमने लोगों को इस पूरे मतलब विषय के बारे में जानकारी देना हमने वहां पर व्यवस्था की। अब ये लोग सारे लोग तिब्बत के बारे में मतलब लिखना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है, और छोटे छोटे विषयों को भी अब वो मतलब परख कर, जानकर, उसको मतलब खोज कर निकल निकल कर वो लिख रहे हैं। तो एक एकेडमिक्स में पहुंचने की अपनी जो एक प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया अब तक मतलब उसी रास्ते में चल रहे हैं। अब आगे आने वाले दिनों में एक योजना बनी हुई है। इसी इसी एकेडमिक्स में जब हम काम करते तो एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आए जो बहुत ही प्रभावित हुए इस विषय को लेकर, और आजकल वो कर्नाटक के जो हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़े स्थान पर है। उनका सोचना है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक के जितने भी विश्वविद्यालय है उनका एक कुलाधिपतियों का एक समावेश हम करेंगे मुंडगोड़ में या फिर बैंगलोर में, जिसमें सभी वीसी जितने वाइस चांसलर जितने भी होंगे वहां पर होंगे, और उनसे हम आग्रह करेंगे अपने अपने यूनिवर्सिटी में तिब्बत के कार्य को हम कैसे आगे बढ़ाए जाए, चाहे वो एक अध्ययन केंद्र के रूप में हो या फिर रिसर्च के रूप में हो, या फिर ऐसे एक प्रक्रिया वहां पर हमने शुरू की। केवल कोरोना के कारण से वो थोड़ा बहुत अभी पोस्टपोन हुआ है, लेकिन आने वाले शायद 2-3 महीने में ये कार्यक्रम भी हो गया। तो 2-3 वैसे व्यक्ति भी थे जो तिब्बत के विषय को रिसर्च के रूप में हमने उनको आग्रह किया था। तो करना देश के सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, जो पत्रकारिता लेकर एक बहुत बड़ी संस्था जिसको हम कहते हैं मणिपाल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। तो मणिपाल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के जो प्राध्यापक है उन्होंने तिब्बत के विषय के बारे में उनकी पीएचडी हम उसने किया, रेफ्यूजीज को विषय को लेकर। ये हमारे मार्गदर्शन पे यहाँ पर हुआ है। एक दूसरी एक और छात्रा थी जो आर्किटेक्चर पे उसने उसका एक रिसर्च चल रहा था, जो जर्मनी की थी, मतलब भारतीय है लेकिन जर्मनी में की उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो चल रही थी, उसने तिब्बत के विषय को लेकर, तिब्बत की आर्किटेक्चर, तिब्बती लाइफस्टाइल को लेकर उसने मास्टर थीसिस की, जो आजकल तिब्बत के विषय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छे बोलने वाले और समझाने वाले एक व्यक्ति के रिसोर्स पर्सन के नाते से आज वो कायम है। तो ऐसे एकेडमिक्स में हमारा पहुंचना एक संभव हो पाया है। तो इस बार हमने एक विशेष कार्यक्रम भी किया। तो इस वर्ष बांग्लादेश की विमुक्ति का 50वीं सालगिरह है। बांग्लादेश का जो विमुक्ति हुआ है स्वतंत्रता के 50वीं वर्ष है। तो बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि बांग्लादेश की विमुक्ति में अपने जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में जितने भी तिब्बती सैनिक थे उनका जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसको समझाने के लिए हमने जो मुंडगोड़ में हमने जो वॉर मेमोरियल बना हुआ है वहां पर एक कार्यक्रम किया, और मुंडगोड़ में रहने वाले, मुंडगोड़ के तिब्बती सेटलमेंट पे रहने वाले 33 ऐसे सैनिक थे, तिब्बती सैनिक थे, जो उस विमुक्ति आंदोलन में भारत के सेना के साथ उन्होंने काम किया था। इन 33 लोगों को हमने सम्मानित किया, और इस विषय को लेकर मीडिया में बहुत अच्छा प्रतिक्रिया भी आई। तो इस कारण से स्पेशल फ्रंटियर के फोर्स के बारे में जानने वालों की संख्या बढ़ी गई है, और वो अलग अलग स्थानों पर उनकी सम्मान का कार्यक्रम इस तरह से कि केवल तिब्बती स्वेटर बेचने वाले नहीं या फिर शरणार्थी नहीं, इन्होंने भारत के लिए भी अब काम किया है।
ये भी एक नया जो मतलब दृष्टिकोण है, ये भी हम लोगों के बीच में ले जाने में सक्षम हुए। तो कार्यक्रम तो एक करना ही है, एक कार्यकर्ता के नाते से, एक एक्टिविस्ट के नाते से कार्यक्रम तो हमें करना है, मतलब उसको करते ही रहना है निरंतर रूप से। लेकिन कार्यक्रम का परिणाम ऐसे हो कि समाज के विभिन्न वर्गों को अपने-अपने रुचि के हिसाब से इस विषय के साथ जुड़े। ये एक योजना के तहत हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, विशेषकर कर्नाटक में। तो इसका लाभ भी हमको पिछले 5-6 सालों में बहुत अच्छी तरह से हुआ है। जो एफिलिएंट या फिर एलाइट जिसको हम कहते हैं, ऐसे लोगों का तिब्बत के विषय के साथ जुड़ना ये संभव हो पाया है। तो बस ये ऐसी गतिविधियों से हम अपना कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। जी, अब जैसे कि आप दोनों के नेतृत्व में अपने अपने स्थानीय स्तर पर, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो, चाहे वो शोधकर्ता के स्तर पर हो, चाहे वो एक्टिविज्म हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, जो जो कार्य कर रहा है उससे तिब्बत के इस आंदोलन को अभी भी बरकरार रखा है, अभी भी जारी है। इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि तिब्बत का मुद्दा जो है अभी भी जीवित है। तो अब हमारा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है, ये सवाल जो है आप दोनों के लिए है। तिब्बत का प्रश्न जो है केवल तिब्बतियों की समस्या नहीं है, परंतु ये भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा है, ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञों और भारतीय लोगों का भी कहना है। तो इस पर आप दोनों का क्या कहना है? पहले हम अरविंद जी से शुरू करते हैं। ये तिब्बत की समस्या, ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं, सिर्फ तिब्बत की समस्या नहीं है, ये भारतीयों की समस्या है। मुझे ये लगता है कि तिब्बत से ज्यादा भारतीयों की समस्या है। मैं अगर एक तिब्बत की समस्या का समर्थक हूँ, मुझे लगता है कि तिब्बत की आजाद होना चाहिए, तो सिर्फ तिब्बत के लिए तिब्बत आजाद नहीं होना चाहिए, भारत के विकास के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए तिब्बत का आजाद होना जरूरी है, ऐसा हम मानते हैं। और इसके काफी पहलू हमने काफी बिंदुओं पे चर्चा की है अलग अलग कार्यक्रमों में भी। और हम ये फिलोसफी, इस पे, आइडियोलॉजी पे विश्वास रखते हैं कि दुनिया का कोई आदमी गुलाम नहीं रहे, उसके मानवीय मूल्यों का कहीं हनन ना हो। हमने भी 150 साल गुलामी की जिंदगी, ये हमारे पुरखों ने भी गुलामी की झेली है। गुलामी की पीड़ा क्या होती है, आदमी के उनके एक मानवीय अधिकारों का हनन करते हैं तो उससे क्या पीड़ा होती है, हम सब जानते हैं, हमने सब वो झेला है। तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि इंसान होने के नाते कि दुनिया के पूरे इंसानियत के आंदोलन जहाँ चले, हम अपने आप को पूरे इस आंदोलन को किसी भी तिब्बत की आजादी का आंदोलन नहीं है, तो एक इंसानियत का आंदोलन है, इंसानियत बरकरार रखने का एक आंदोलन है। तो दुनिया में जहां तमाम आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलन से भी हमने जोड़ना चाहिए। और रही बात एक भारत की सुरक्षा की, तो हम तो सब जानते हैं कि 62 के बाद में जो हमारी जो 1200 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने जो भी हमारा जमीन हथिया ली, हड़प दी है, और उसके बाद में आज भी वो चैलेंज करता है कि अरुणाचल हमारा है, लद्दाख हमारा है, सिक्किम हमारा है। तो उसकी सुरक्षा हेतु हमें काफी करोड़ों, 6 करोड़ों रुपए हमारे बॉर्डर पे खर्चा होते हैं, और ये पैसा बचाना है, ये हमें ये भारत के विकास पे लगाना है। तो ये अगर तिब्बत अगर आजाद होता है, तिब्बत आजाद रहता है, तो ये जो बॉर्डर पे जो खर्च होने वाला हमारा पैसा है, हमारा अपना पैसा है, ये भारत के काम में आ सकता है, भारत के गरीब जनता के काम में आ सकता है। इसलिए सभी भारतीयों का ये कर्तव्य बनता है कि तिब्बत के आदेश को लेकर एक जनचेतना निर्माण कर, एक तिब्बत की आजादी, एक अपनी समस्या लेकर हमने वो तिब्बत के साथ में जोड़ना चाहिए। हो ऐसा रहा वहां पर कि हमें तिब्बत में, चीन में ज्यादा रुचि नहीं है, हमें ज्यादा रुचि आती है पाकिस्तान में। हमारे भंडारा का जो सेटलमेंट कैंप है हमारे महाराष्ट्र में, वहां एक सड़क का प्रॉब्लम था कि वहां जाने के लिए सड़क नहीं थी। आप शायद आए हैं वहां पे, आपको पता हो गया, अर्जुनी मोरीगांव से जो सड़क आती है, उस सड़क बनाने के लिए हम जब कमिश्नर की तरफ हम गए, तो कमिश्नर का वो एक उदास था कि वो काफी दिनों से वो वहां का तिब्बती समुदाय वो सड़क बनाने की मांग कर रहे थे। सड़क इसलिए नहीं बन रही थी कि वो कोई होटल नहीं थे किसी के, वहां का कोई विधायक, वहां का कोई एमपी वो सड़क बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जहां वोट की बात आती है, वहां विधायक, एमपी, हमारा जो भी कोई लोक प्रतिनिधि हो बराबर काम करते हैं, तिब्बती समुदाय से किसी को वोट नहीं मिलने वाला था। तो ये जो हमारी स्वार्थी प्रवृत्ति है, इसको जनता ने भी हमारे विधायकों पे, और इसके सिर्फ ये रोड बनाने तक, और ये वोट नहीं मिल रहा है, इसके लिए इनके आंदोलन से जुड़ा नहीं, हमारे कोई फायदे का नहीं है। ये जो संकुचित विचारधारा है, इसको कहीं हटाने की जरूरत है।
इसीलिए बड़े पैमाने पे अपन ने थोड़ा हमने काम भी करना चाहिए, और ये भारत के हित का ज्यादा है। तो सवाल है, इस बिंदु पे काम कर कर ये आंदोलन को कैसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कोशिश किया जाए। और इसके लिए अलग अलग, ज्यादातर सोशल जो आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग सामाजिक धार्मिक आंदोलन, वहां पर प्लेटफॉर्म पर ये आंदोलन का ज्यादा चर्चा होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म पे इसकी यही होना चाहिए, चर्चा भी होना चाहिए। ठीक है जी। जी, तो अमृत जी, आपका इस पर क्या कहना है सर? जैसे कि अरविंद जी ने बताया, मैं भी बिल्कुल उसी विषयों के बारे में सहमत ही हूँ। तो जैसे कि तिब्बत के बारे में जब हम बोलना शुरू करते हैं, मैंने एक प्रक्रिया शुरू की है कि तिब्बत को हड़पने से पहले चीन कभी भारत का एक नेबरिंग कंट्री जिसको हम कहते हैं वो नहीं था। इसको हम मैप के द्वारा जब लोगों को समझाना हमने शुरू किया, तो लोग इस विषय को समझना शुरू करने, मतलब वो प्रक्रिया शुरू हुई। मैं मान के चलता हूँ कि जियोपॉलिटिकली जिसको हम कहते हैं, तिब्बत एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं, भारत या फिर कहे एशिया की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो तिब्बत एक महत्वपूर्ण अंग है जियोपॉलिटिकली। तिब्बत किसी देश के लिए बैटलफील्ड न बने, इसका हमें ध्यान रखना है। ये केवल भारत का भी नहीं है, ये केवल तिब्बतियों का नहीं है, ये सभी जो जितने भी एशिया के जितने भी देश है, हम सब के लिए तिब्बत एक पवित्र देश है, और ये दुनिया के लिए युद्ध का भूमि न बने, इसका दायित्व जो है ये पूरे एशिया के सभी देशों का है। ये हमको मानकर चलना, क्योंकि हम चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से हो, अगर तिब्बत में पर्यावरण की दृष्टि से अगर कुछ खतरा होता है, तो भारत सहित दक्षिण में जितने भी राष्ट्र है, जैसे वो पाकिस्तान भी हो या फिर बांग्लादेश हो, भारत हो, वियतनाम हो, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, हम सबके लिए खतरा है पर्यावरण की दृष्टि से। अगर किसी अन्य के दृष्टि से, और वहां पर जो मतलब एक तो है कि तय है कि हिमालय को अगर सुरक्षित करना है तो तिब्बत को आजाद करना ही है। तो एक बार तिब्बत आजाद हो गया तो ये कह सकते हैं कि हिमालय सुरक्षित हो गए। एक बार हिमालय सुरक्षित हो गया, पूरे दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्र धूर्त चीना के उस चुंगल से बचकर स्वतंत्रता की जो उनको अभी जो प्राप्ति हुई है भारत को, या फिर जितने भी राष्ट्र जो स्वतंत्र रूप से है, उनको उस स्वतंत्रता का अनुभूति करने का एक अवसर मिलेगा। तो इसके लिए तिब्बत का आजाद होना ये तिब्बतियों का प्रश्न नहीं है, तिब्बत को आजाद होना ये हम सब लोगों की प्रश्न है। तो इसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा इसके विषय में, ये बहुत ही मायने रखता है। तो इसके लिए तिब्बत की आजादी ये भारत की सुरक्षा ही है। तो केवल मैं इसको आगे बढ़कर चलता हूँ, तिब्बत की आजादी केवल भारत का सुरक्षा नहीं है, पूरे दक्षिण एशिया में सुख शांति और जो सद्भाव का वातावरण बनाने के लिए तिब्बत का स्वतंत्र होना ये बहुत ही आवश्यक है। और भारत का एक विशेष अधिकार भी है, और मतलब प्रयास भी होना चाहिए, क्योंकि तिब्बती वाले ये मान के चलते हैं भारत को अपने गुरु के रूप में देखते हैं, इसलिए गुरु का दायित्व अधिक बनता है। अमेरिका के लिए एक पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है, तिब्बत की आजादी एक पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है, दुनिया के अन्य राष्ट्रों के लिए एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकल थॉट पर ये सब लोग अपना स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन भारत के लिए ऐसा नहीं है। एक गुरु के नाते से अपने शिष्य की रक्षा करना ये गुरु का दायित्व बनता है, चाहे उसको कुछ मिले ना मिले, तो ये उसका दायित्व बनता है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जिसको हम कहते हैं, भारत के लिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का कार्य भारत को ही करना है, चाहे वो ये लड़ाई आज हो, कल खत्म हो, या फिर 10 साल लगे, 100 साल लगे, लेकिन भारत को ही इस रोल को प्ले करना पड़ेगा। कि हम मान के चलते हैं कि हर भारतीयों का कर्तव्य यही है कि उस स्वतंत्र तिब्बत का जो ज्योति है, उस ज्योति को जीवित रखना ये हर एक भारतीय का कर्तव्य है। और अब हम जैसे भी इस कार्य को हम करने में अगर सक्षम रहेंगे, और जिस दिन वो पवित्र दिन आएगा, उस दिन उस पवित्र दिन, उस महत्वपूर्ण दिन में तिब्बत फिर से आजाद होगा, और शायद परम पावन जी के उस कार्यकाल में ही संभव हो, और फिर परम पावन जी पटोला वापस पहुंचे, लासा वापस पहुंचे, फिर पटोला में उनका जो धर्म का सिंहासन है, उस सिंहासन में वो बैठकर विराजमान होकर पूरे विश्व को करुणा और प्यार का जो वातावरण, उनकी जो कल्पना है, उस करुणा से भरा हुआ एक वातावरण का सृष्टि वहां पर फिर से बने, फिर हिमालय शांति का केंद्र बने, फिर हिमालय आध्यात्मिकता का केंद्र बने, फिर हिमालय शिक्षा दीक्षा का केंद्र बने। ऐसे करके पूरे विश्व में मानवीय कल्याण की जो सभ्यता है फिर से हम स्थापित कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं के कारण से, केवल सुरक्षा नहीं, इन सभी बिंदुओं से लेकर तिब्बत की स्वतंत्र होना ये बहुत ही आवश्यक है। तो इन सभी दृष्टि से हमको कार्य करना है, और ये भारत का एक विशेष दायित्व है, ऐसे मैं मानकर चलता हूँ। जी, तो आप दोनों का बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली बार हम अन्य विषयों के साथ आप दोनों के साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है, फिर अगली बार हम ज़रूर मिलेंगे। आप दोनों ने अपना विचार रखा, अपना राय रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है, फिर हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।